लोग क्या करते थे, इन लोग अपना-अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे और अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देते थे। लेकिन इस एक्ट में कुछ बदलाव किए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर होते हैं, जो कि गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ये कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी। लेटेस्ट एक्ट आया तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जिसकी वजह से बाकी एक्ट भी आए। तो ड्रॉबैक्स क्या थे? इसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 एक्ट और पास किए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। और पॉलिटी तो हर कोई आपको पढ़ा देता है, लेकिन आपको पढ़ना कैसे ये आपको खुद से पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लक्ष्मीकांत उठाते हैं, एनसीईआरटी उठाते हैं, चैप्टर वाइज होता है, हम उसको पढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा खुद का नुकसान होता है, हम समझ नहीं पाते। और हमको ये रियलाइज कब होता है, जब हम उसका नोट्स बनाने बैठते हैं और उसके बाद जब हम उसको रिकॉल करते हैं। तो पॉलिटी पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप चीजों को कंपेयर करके पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो आपका काफी हद तक मिलता जुलता होता है, तो आप उसको कंपैरिजन फॉर्म में पढ़िए। उसी के साथ ही साथ आपका जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर आपके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सेम ऐसे ही आपका चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है, आपका यूपीएससी और एसपीएससी होता है। तो अगर हम इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बाद में जब हम रिकॉल करेंगे और जब हम उसके नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स हमारे कम पेज भी लेंगे और साथ ही साथ हमको आसानी से रिकॉल भी चीजें होने लगेंगी। तो इसी तरह की मैं सीरीज लेकर आई हूँ आपके सामने, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अपने नोट्स से। और मेरे नोट्स आप देख सकते हैं कि काफी विजुअलाइज करके मैंने इसको बनाया है, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें और उसको रिकॉल कर सकें। क्योंकि कहते हैं ना, मेरा मानना ये है कि हम लोग पढ़ने से ज़्यादा अगर चीज़ों को देखते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से छप जाती है। तो आज मैं शुरू करूँगी और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस नोट्स को पढ़ लिया तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया। और सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं, कई ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर चाहे आपका यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरओ हो गया। तो पॉलिटी से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो वो आपका इन्हीं पार्ट्स में से बनेगा और आपको इसमें से क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। बट आपको पढ़ना कैसे ये मैं आपको बता चुकी हूँ और बाकी मैं आपको सब कवर भी करा दूंगी। अब पढ़ना तो देखिए आप ही को पड़ेगा। अगर आप ये चाहो कि आपको पढ़ना, आप खाली वीडियो देख देख के कर लो, तो उससे कोई फायदा नहीं। आप पहले वीडियो देखो, उसके बाद मैं नोट्स अपने प्रोवाइड करवाऊंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर इन नोट्स को डाउनलोड करके उसको जब एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे वो हमारा हो जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रिटिश इंडिया कब आए। तो ब्रिटिश इंडिया आए थे ट्रेडर बन के, और अगर वो ट्रेडर बन के आए हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंपनी से रिलेटेड वो होंगे। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको जो एक्सक्लूसिव जो राइट्स मिला था ट्रेडिंग का इंडिया में करने के लिए, तो ये इसको राइट दिया गया था चार्टर एक्ट 1600 के द्वारा। इस एक्ट को जो ग्रांट किया गया था वो किया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दिए दे रही हूँ ताकि आपको आगे अगर कोई इशू हो तो आप उसे आराम के बाद। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होता है, ये कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एप्लीकेशन किया है। तो इनको दीवानी राइट्स मिलता है कहाँ का, बंगाल का, उड़ीसा का और आपका बिहार का। और ये देने वाले कौन थे, ये थे मुगल एम्पायर शाह आलम टू। और इन्होंने कब दिया था, 1765 में। और इसको रिसीव किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो ये देखा जाए तो कुछ ऐसे सर्टेन इवेंट्स थे ब्रिटिश रूल के, जिनकी वजह से यहाँ पे इनको अपनी गवर्नमेंट को फंक्शन करने में, ब्रिटिश इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने में एक लीगल फ्रेमवर्क मिलता है। और ये जो इवेंट्स है काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटी को, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में उसको दो पार्ट में हम देखेंगे। एक तो था कि जो एक्ट पास हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो आपका हुआ था 1765 से 1853 पे। उसके बाद क्या हुआ कि 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद जो पावर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें डायरेक्ट वो आ जाती है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। जिसके बाद से जो एक्ट बनते हैं तो वो बनते हैं 1858 से 1947 ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो ये कौन कौन से एक्ट है हम इनको आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी रूल के अंडर 1773 से 1853 तक जो एक्ट थे वो कौन कौन से थे। और इसमें जो ब्रिटिश क्राउन है वो इनडायरेक्ट रूल कर रहा था। बाद में 1857 के बाद वो डायरेक्ट रूल करने लगा, लेकिन अभी ब्रिटिश क्राउन इनडायरेक्ट रूल कर रहा था। तो इसमें अगर हम एक्ट की बात करें तो हमारे एक्ट हो जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर इंडिया एक्ट 1784। इसको एक और एक्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये सब एक्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपने पीआईक्यूज को जरूर एनालिसिस किया होगा। तो ये सारे एक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन ने जब डायरेक्ट रूल करना शुरू किया तो उसके अंदर में कौन कौन से एक्ट है। तो उसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1861 और 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। उसके बाद हमको आज़ादी मिल गई, तो फिर यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि कंपनी रूल के अंडर में बना था। तो इसको देखने के लिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम ये देखेंगे कि कंपनी रेगुलेटिंग जो एक्ट है 1773, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था जिसने कंट्रोल और रेगुलेट करना शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, और साथ ही साथ पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, और इसमें जो है फाउंडेशन रखी गई थी इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमको कुछ पढ़ना है तो हमको पता होना चाहिए WH फैमिली से रिलेटेड कि वो क्या है, क्यों है, ठीक है, और वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उसके क्या प्रभाव है, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात कर लेंगे इसके फीचर्स के बारे में, जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पे एक पोस्ट होती थी बंगाल में, जिसको हम बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। बाद में इस पोस्ट का नाम बदल के रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब आपको ये बताना है कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही साथ इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी 4 मेंबर की, जिसका काम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करना। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पहले क्या होता था कि 3 प्रेसिडेंसीज थी आपकी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी और अपनी रिपोर्ट अपर बॉडी को देती थी। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपकी होगी बंगाल प्रेसिडेंसी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इन लोग क्या करते थे, इन लोग अपना अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे और अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देते थे। लेकिन इस एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, और इस एक्ट में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। और उसके बाद क्या होता था कि इनके बिहाफ पर बंगाल प्रेसिडेंसी अपर बॉडी को रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो इंडिपेंडेंट वर्क करने की जो पावर थी, वो काफ़ी हद तक ले ली गई थी, और इसको अंडर कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के। उसके साथ ही साथ इसमें जो डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको भी एंड कर दिया गया। डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, तो 1765 में, जैसे कि मैंने बताया, कि शाह आलम टू ने दीवानी राइट्स दिया था। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस पे अधिकार देना, और वो दिया था इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। और ये कब दिया गया था, जब वो बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी, उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। तो अब आपको पता है कि सबसे ज़रूरी, अगर किसी भी चीज़ को चलाना है तो रिवेन्यू आपके हाथ में होना चाहिए। जब रिवेन्यू का ही राइट्स उनके हाथ में दे दिया, तो उसके बाद जो रूल चल रहा था राजा का, वो तो नाम ही का हो गया। तो इस तरह से उसके बाद 2 रूल चलने लगे, एक तो निज़ामियत का और दूसरा दीवानी का। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें अब हो गया कि भैया अब आपके पास पैसे तो है नहीं, ना ही आप किसी तरह का कोई न्याय कर सकते हो, तो एक काम करो, अब आपको हम पेंशन देंगे, आप एक किनारे हट जाओ, अब सब कुछ हम अपने अंडर में लेते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने निज़ामियत का जो रूल है उसको एंड कर दिया, और बंगाल में पूरी तरह से ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया, और वहाँ के जो नवाब थे उनको बना दिया गया पेशनर। इसमें फिर क्या होता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर होते हैं, जो कि गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ये कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी। उसके बाद इसमें बनाया गया आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस को अपॉइंट किया गया था। तो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा एम्पे, की 3 अदर जज जो है वो इसमें रिक्रूट किए गए थे। और साथ ही साथ इसमें कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, उनको किसी भी तरह की, जो यहाँ के नेटिव्स थे, उनसे किसी भी तरह की जो घूस है वो लेने से मना किया गया था। तो ये आपका हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जिसकी वजह से बाकी एक्ट भी है। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, तो इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को लिमिटेड पावर थी। वो कैसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर कोई भी फैसला करता था, तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, तो उसमें क्या होता था कि मान लो 3 ये हो गए, 1 ये 4, और अगर तीनों इन लोग तैयार हो गए, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो भी, आप कह दो कि जो भी उनका फैसला था, वो फिर नहीं मानते थे। तो यहाँ पे मेजोरिटी बेसिस पे फैसले होने लगे, और ज़्यादा जो पावर थी नंबर होने की वजह से, वो आगे सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में। तो इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई क्लियर गाइडेंस नहीं थी जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी उनके लिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि भैया इनके अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, किस किस चीज़ों को इनको अपने अंडर में रखना है, किस किस चीज़ों पर इन्हें फैसला देना है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम देखने को मिली, तो उसके लिए ही, इसके ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई करने के लिए
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 एक्ट और पास किए, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिग्स इंडिया एक्ट 1784। तो अब हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और ये हम देखेंगे आपके कल के वीडियो में शाम 6 बजे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।